हेलो डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो व्हाट्सएप सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा लें। वीडियो फास्ट लग रहा है तो उसको स्लो कर लें। कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वीडियो दोबारा देखें। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो वीडियो को पॉज कर दें। पॉज करके मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी नोटबुक लेके बैठें और सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं उन सब को नोट डाउन करें। डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बनाएं, वीडियो देख के नोट्स बनाएं। आप हेडफोन का यूज़ करें और भी अच्छा रहेगा। तो कहीं आराम से एकांतवास में बैठ के हेडफोन लगा के एक नोटबुक लेके और अच्छे से जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको पॉज कर कर के आप कॉपी डाउन करें। कहीं पे कोई डाउट आता है किसी स्टेप में तो वीडियो पॉज करें और मिनट और सेकंड नोट डाउन कर लें। नीचे में मिनट और सेकंड आता रहता है, वो मिनट और सेकंड नोट डाउन कर लें। और यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन में नीचे आप बताएं मुझे कि कौन से मिनट और कितने सेकंड में आपको डाउट आया है। तो या तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट बताएं, या नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप मिनट और सेकंड या स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं और मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स लिए थे। ग्लास स्लैब के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। बस हमने एक छोटा सा इंट्रो लिया था लैटरल शिफ्ट का। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम लैटरल शिफ्ट का डेरिवेशन देखने वाले हैं। पर उसके पहले एक छोटा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल शिफ्ट एंड लैटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में एक ग्लास स्लैब लिया गया है और इस ग्लास स्लैब का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा एयर है और इधर भी हमारा एयर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हमने पढ़ा था कि जब इंसिडेंट रे इस तरह से आती है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक रे यहाँ से और निकलती है जो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से अनडेविएटेड चली जाती है अलोंग द नॉर्मल। तो हमने देखा था कि ये वाली जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करके लेके आए थे तो वो अपीयर टू मीट होती थी किसी पॉइंट पे, और उसी को हम क्या बोलते थे, ओ डैश, यानी एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ये जो ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जेक्ट ओ पे नहीं दिख के कहाँ दिखाई देगा, ओ डैश पे दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शिफ्ट आया नॉर्मल के अलोंग, ये जो शिफ्ट आया है डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल के अलोंग, यहाँ हमको दिख रहा है ये जो शिफ्ट आया है नॉर्मल के अलोंग, इसी शिफ्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इसी शिफ्ट को हम बोल रहे थे हमारा नॉर्मल शिफ्ट। और ये जो नॉर्मल शिफ्ट हमें यहाँ दिख रहा है, ये जो नॉर्मल शिफ्ट है उसी के फार्मूला को हमने पढ़ा भी था। नॉर्मल शिफ्ट का क्या फार्मूला पढ़ा था, टी इंटू 1 माइनस 1/μ। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था जहाँ टी क्या था, टी वॉज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, और अब लैटरल शिफ्ट क्या है, लैटरल शिफ्ट यहाँ हमको दिख रहा है ये रेड डॉटेड लाइन से मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड किया और ये हमारी इमर्जेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम डी बोल रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट। सो डी इज़ रिप्रेजेंटिंग लैटरल शिफ्ट। सो लैटरल शिफ्ट इज़ नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, वही हमारा लैटरल शिफ्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम चाहें तो नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर मान लो नीचे वाले डायग्राम में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये सपोज़ एक कोई तो भी नॉर्मल हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया, और हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे इस तरह से आई, रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी इमर्जेंट रे। ठीक है, तो नॉर्मल के अलोंग जो शिफ्ट है, यानी ये वाला जो शिफ्ट है, मतलब लाइट आने वाली थी यहाँ लेकिन यहाँ नहीं आके वो अल्टीमेटली यहाँ आ गई। तो जो हमें ओ पे दिखना चाहिए था, जो इमेज वो अल्टीमेटली हमें कहाँ दिख रहा है, ओ डैश पे दिख रहा है। तो ये जो शिफ्ट है, ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो शिफ्ट है नीचे की तरफ, यही हमारा कौन सा शिफ्ट है, ये नॉर्मल शिफ्ट है। क्योंकि ये ग्रीन वाली लाइन के अलोंग है ना, ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल वाली लाइन के अलोंग जो शिफ्ट आया, ये शिफ्ट हमारा क्या हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हो गया।
अगेन ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। बट व्हाट इज़ लैटरल शिफ्ट? लैटरल शिफ्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दोनों के ऊपर इस तरह से, और यही हमारा डी हो जाएगा लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल शिफ्ट एंड लैटरल शिफ्ट। बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ लैटरल शिफ्ट। तो एक प्यारा सा डायग्राम यहाँ हमको दिख रहा है। एक ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ग्लास स्लैब का थिकनेस टी है। यहाँ पे हमको दो सरफेसेस पे दो नॉर्मल दिख रहे हैं, एक नॉर्मल n1 है और दूसरा नॉर्मल n2 है, ठीक है। और इस डायग्राम के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक बातें बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस वगैरह। तो सीधा जो है हम यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिख रहा है, ये डी हमको जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम में, ये स्मॉल डी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लैटरल शिफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये एंगल आर है तो नेचुरली डिस्टेंस ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई माइनस आर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये पूरा पूरा एंगल आई है, आई में से आर हटा देंगे तो हमको ये वाला एंगल क्या मिल जाएगा? आई माइनस आर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी मैं निकाल रहा हूँ साइन आई माइनस आर। डिफरेंट साइन आई माइनस आर क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट हमारा डी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ पी हो जाएगा। आराम से वीडियो पॉज करके आप चेक कर लें कि साइन आई माइनस आर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी कहाँ पर है वो आप देखें, और उसमें हमने कैसे ये लिया है वो देखें आप। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली अभी बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल हमारा ओ क्यू पी है जिसमें कि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया साइन आई माइनस आर का, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डी को हम क्या लिख सकते हैं? डी को हम लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर इंटू ओ पी। डी को हम ये लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लैटरल शिफ्ट आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ ओ एम पी, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। ओ एम पी देखें डियर स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ पर है ओ एम पी? मैं आपको दिखाता हूँ ओ एम पी कहाँ है। डियर स्टूडेंट्स ओ एम पी हमारा यहाँ है, ये रहा हमारा ओ एम पी, ये रहा डियर स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल हमको दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी में अब हम निकालते हैं कॉस आर। हम निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कॉस आर। कॉस आर क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एडजेसेंट क्या है? टी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ पी है, ठीक है। तो यहाँ से हम ओ पी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ओ पी इज़ नथिंग बट टी अपॉन कॉस आर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ओ पी की वैल्यू आ गई। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ भी नहीं, बस हम अब आराम से यहाँ पे पुटिंग करना है हमें। पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो हमें मिल जाएगा D इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर इंटू ओ पी के जगह पर T अपॉन कॉस आर। इसको थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करके लिख देता हूँ, T इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स,
ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, डी लैटरल शिफ्ट। तो देखा जाए तो बेसिकली हमने क्या किया है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि हमने ये जो डायग्राम में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में हमने क्या किया कि हमने इस डी को ओपी के टर्म्स में लिखा और फिर इस ओपी को हमने, ये वाली जो लाइन है यानी टी, ये जो डंडी की लंबाई है वो एक्चुअली किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, टी के बराबर है। तो हमने पहले डी को इसके ओपी के टर्म्स में लिखा और ओपी को फिर थिकनेस के टर्म्स में लिखा। देखिए आप, पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं, डी को हमने किसके टर्म्स में लिखा, ओपी के टर्म्स में लिखा, और फिर हमने ओपी को थिकनेस के टर्म्स में लिखा, सच दैट जो हमारा लैटरल शिफ्ट है वो किसके टर्म्स में आ जाए, थिकनेस के टर्म्स में आ जाए। तो बेसिकली हम लैटरल शिफ्ट को ग्लास स्लैब की थिकनेस के टर्म्स में लिखना चाहते थे, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। एनीवेज डेरिवेशन कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो बस जानकारी के लिए मैंने डेरिवेशन बता दिया है, वरना जो फाइनल फॉर्मूला है बस उसी से हमें मतलब होना चाहिए। तो फाइनल फॉर्मूला बस ये है, डी इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इसको बाय हार्ट कर लेना है डियर स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, सारे फॉर्मूला के अच्छे से आप लोग लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के उसको अच्छे से बाय हार्ट करें, ठीक है। अब ये तो हो गया लैटरल शिफ्ट के फॉर्मूला का डेरिवेशन, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला भी है। इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या है उसकी हम बात करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल केस ऑफ लैटरल शिफ्ट। तो अभी अभी हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा फॉर्मूला निकल के सामने आया है वो है डी इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये फॉर्मूला हमारा निकल के सामने अभी अभी आया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान ले कि सारे एंगल्स बहुत स्मॉल है, यानी आई आर ई, यानी जितने एंगल्स हमको डायग्राम में दिख रहे हैं सारे एंगल्स मान ले बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम सबको पता है, वो क्या कहता है कि भाई अगर एंगल थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, कॉस थीटा को 1 और टैन थीटा को थीटा। और ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, क्योंकि साइन 0 0 होता है इसलिए साइन थीटा थीटा हो गया, कॉस 0 1 होता है इसलिए कॉस थीटा 1 हो गया, और टैन 0 0 होता है इसलिए टैन थीटा थीटा हो गया। तो इस तरह से स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे आते हैं और बड़े ही ध्यान से हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा टर्म जो ये थीटा मान लो तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा थीटा बन जाएगा, तो सिर्फ थीटा यहाँ लिख दिया। और कॉस थीटा क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1। ये जो कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कॉस थीटा को हमने 1 लिख दिया क्योंकि हम सारे एंगल्स को स्मॉल मान रहे हैं। अब इसको एक तो हम ऐसा लिख दें, टी इंटू ब्रैकेट में आई माइनस आर, और अब हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टी इंटू आई और अंदर में आई डिवाइड कर दो तो ये आई अपॉन आई माइनस आर अपॉन आई, ये आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आगे हमें समझ में आएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ टी इंटू आई और ये हो गया 1 माइनस आर अपॉन आई, लैटरल शिफ्ट। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात आ रही है, वो ये डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम पिछले डायग्राम में हम देखें तो इस इंटरफेस के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है। ये जो इंटरफेस है इसके लिए मैं लगा रहा हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके एंगल का साइन, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास के अंदर वाले एंगल का साइन। यानी मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और अगर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा दें तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, तो ये साइन आर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, और ये साइन आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यानी स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद आर बाई आई के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग 1 इंटू
पुटिंग 1 इन टू, हमको डी क्या मिल जाएगा, डी हो जाएगा टी इंटू आई इंटू 1 माइनस, ये पूरा का पूरा आर बाई आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई म्यू। हाँ जी, ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से नंबरिंग कर देता हूँ। ये जो रोमन 1 हमको दिख रहा है ये, और ये जो रोमन 2 दिख रहा है ये दोनों लैटरल शिफ्ट के फॉर्मूला हैं। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ये किसी भी एंगल के लिए है, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। ये सिर्फ तभी अप्लाई हो पाएगा जब सारे एंगल्स स्मॉल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी प्यारी बात निकल के सामने आई। हमें याद होगा कि जब हमने नॉर्मल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था, ये जो डायग्राम में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल शिफ्ट हमने पढ़ा था, ये नॉर्मल शिफ्ट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, है ना। तो ये फार्मूला कितना मिलता जुलता है लैटरल शिफ्ट का। लैटरल शिफ्ट का ये जो फार्मूला निकल के आया है डियर स्टूडेंट्स, ये उस नॉर्मल शिफ्ट का जो फार्मूला है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। ये नॉर्मल शिफ्ट है और ये लैटरल शिफ्ट है। सिर्फ एक ही फ़र्क है, यहाँ पर बस एक आई आके मल्टीप्लाई हुआ, बस दैट्स इट। बाकी दोनों फार्मूला बिल्कुल ही सेम है। हाँ, अगर हम इस फार्मूला की बात करें, जो जनरल फार्मूला है ये थोड़ा अलग है, लेकिन जो मॉडिफाइड फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडिफाइड फार्मूला तो काफ़ी मिलता जुलता है नॉर्मल शिफ्ट के फार्मूला से। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल केस ऑफ लैटरल शिफ्ट। तो उम्मीद है ये दोनों फार्मूला लैटरल शिफ्ट के हमें समझ में आ गए होंगे। दोनों फार्मूला को लिख के याद कर लेंगे अच्छे से, और याद करना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, जैसा कि हमने देखा। रिलेट करके याद करेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि लैटरल शिफ्ट निकालना है। डायग्राम हमको दिया हुआ है, सर डेटा हमको डायग्राम में दिया हुआ है, लैटरल शिफ्ट निकालना है। अब पहली बात ये है कि लैटरल शिफ्ट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2। हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल्स बड़े हैं। जैसे कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो ये तो कोई छोटा एंगल नहीं है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम कब लगाते हैं, जब एंगल्स जो हैं अगर वो 10 डिग्री से कम हो, जो भी एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री है डायग्राम में, अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री है। ये सभी 10 डिग्री से बड़े हैं, तो यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। यानी यहाँ जो जनरल फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। और जनरल फॉर्मूला क्या है, टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर। यही फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं सीधा वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। थिकनेस क्या है, 10 सेंटीमीटर। साइन ऑफ आई माइनस आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 45 है। अब यहाँ पे तो बड़े प्यार से हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया है, लेकिन बाई चांस नहीं दिया होता तो ग्लास स्लैब का म्यू दिया होता, तो फिर स्नेल्स लॉ से ना हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये निकालना पड़ता। पर खैर यहाँ तो हमको रेडीमेड दी हुई है वैल्यूज़, और नीचे कॉस ऑफ आर यानी कॉस ऑफ 45 डिग्री। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, और ये कॉस 45 1/√2 हो जाएगा। अल्टी पल्टी कर दो तो ये हो जाएगा 10√2 इंटू साइन 15। ठीक है, बस इतना ही लिख के छोड़ दो। तो जनरली ये जो साइन 15 इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी रहती है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर नहीं दिया रहा तो यहाँ तक लिख के हम छोड़ देंगे, जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। दिस इज़ अवर लैटरल शिफ्ट इन दिस केस। तो देखा डियर सो इजी ना, बस एक बार फार्मूला याद हो तो हम आराम से ये वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। आखिरी कॉन्सेप्ट एक मैं आपको बताना चाह रहा था। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज हमको इस तरह से दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू, तो 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और ये हो गया 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट हमें निकालने के लिए बोला जाए तो इन तीनों का प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, आओ देखते हैं। मतलब हमसे वो अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए इन तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला टर्म हमको दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम μ2/μ1 लिख सकते हैं,
और ये दूसरा टर्म हमें दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ3 अपॉन μ2 लिख सकते हैं। और ये तीसरा टर्म दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ1 अपॉन μ3 लिख सकते हैं। तो अगर इन सब को हम सॉल्व करें तो ये μ3 और μ3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये μ2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये μ1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 1। सो 1 इज़ आवर फाइनल आंसर। यानी पता ये चला कि अगर इस तरह से सीक्वेंस में चीज़ें रहीं, सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस को ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखेंगे 1 2 2 3 3 1, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस 1 में अगर हम आ रहे हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मतलब डायग्रामेटिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये कुछ ऐसी बात है कि सपोज़ ये एक मीडियम लिया, ये एक दूसरा मीडियम लिया, और सपोज़ लाइट रे जो है ये मीडियम 1 से आ रही है तो ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, ये μ3 हो गया और ये नीचे वापस से μ1 हो गया। तो अगर लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है, मान लो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे आ रही है, ये इस तरह से बैंड हुई, फिर ये और बैंड हुई है ना, और ये फिर ऐसे निकल गई बाहर। तो लाइट रे जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, पहले लाइट रे 1 से 2 गई, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो वही चीज़ ऊपर भी हो रही है, यहाँ हम देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। इसी चीज़ को मैंने यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखा है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। तो इन सब का प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही हो कि किस तरह से, जैसे सपोज़ ये ऊपर ये एयर है और ये सपोज़ ग्लास है और ये सपोज़ वाटर है और ये सपोज़ वापस से एयर है। तो इसके लिए अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूँगा डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसे लिखता हूँ म्यू इंटू म्यू इंटू म्यू, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ मैं। और अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास, फिर ग्लास से वाटर, ग्लास से वाटर और फिर वाटर से वापस एयर। देखो यही हो रहा है ना, तो वो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा μg अपॉन μa, ये हो जाएगा μw अपॉन μg और ये हो जाएगा μa अपॉन μw। तो ये μw कट गया, μg कट गया, μa कट गया, अल्टीमेटली क्या आ गया, 1 आ गया। देखा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से सीक्वेंस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको हम लिख के आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यही वो आखिरी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा रिफ्रैक्शन का जो मेजर पार्ट है वो आज के लेक्चर में ख़त्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं एक ख़ास वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम देखेंगे कि अगर ग्लास स्लैब को के साथ अगर मिरर को चिपका दें तो फिर इमेज कैसे और कहाँ फॉर्म होता है। तो वो एक ख़ास केस है जो रिफ्रैक्शन का आखिरी केस होगा, वो वहाँ पे हम लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रिज्म की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड